तो BDTH के एक और मजेदार से एपिसोड में आपका स्वागत है। अब जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि मामला काफी ज्यादा डेंजरस हो गया था, क्योंकि हान फेंग और वो मो शिंगटियान एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं। वो तो अच्छी बात है कि बीच में ओलिंगशेन उनके साथ नहीं मिलता, तभी जियान की हेल्प करने के लिए शाओ गेट के लोग भी पहुंच जाते हैं। हान फेंग मो शिंगटियान से कहता है कि मैं इस लड़की और सूचियान को संभालता हूँ और तुम डीमन फ्लेम वैली के साथ जियान को कैप्चर करो। वहीं पे जियान के जिंदा या मुर्दा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस वो बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा मिल जाना चाहिए। हान फेंग की इस आवाज ने यहाँ के स्टिफ एटमोस्फेयर को तोड़ दिया था। इसी के साथ ब्लैक एम्बर सेक्ट और डीमन फ्लेम वैली के लोग अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करने लगते हैं और उन सबकी नजरें टिकी हुई थी जियान के ग्रुप पे। अब यहाँ पे दोनों पार्टीज ने ये भी डिसाइड कर लिया था कि कौन किससे फाइट करने वाला है। यहाँ पे जो भी डीमन फ्लेम वैली और ब्लैक एम्बर सेक्ट के लोग थे वो उनकी कोर स्ट्रेंथ है। ये मो शिंगटियान फालतू के लोगों को लेकर नहीं आया है। अब कोर स्ट्रेंथ की होने की वजह से ये लोग बिल्कुल भी वीक नहीं थे, बल्कि अगर हम कंपेरिजन करें शाओ गेट और जाना अकेडमी के एक्सपर्ट्स से तो ये ब्लैक एम्बर सेक्ट और डीमन फ्लेम वैली के लोग थोड़े से स्ट्रॉन्गर निकलेंगे। इस वजह से जब इनके कई लोग ऑलरेडी शाओ गेट के लोगों को संभालने के लिए जाते हैं तो फिर भी हम देखते हैं कि इनके कई लोग जियान के लिए रह गए हैं। और तो और जब वो लोग अपने ऑरे को रिलीज करते हैं तो हमें ये समझ में आ जाता है कि ये लोग अपने ग्रुप के एलीट मेंबर्स थे और इसी के साथ शुरुआत हो जाती है इस क्योटिक बैटल की। इस समय आसमान में कोल्ड किलिंग इंटेंट और फायरवर्क्स दोनों ही फैले हुए थे और जब भी लोग टकराते हैं तो हम उनके बीच में कोलिजन्स भी सुन सकते हैं। आसमान में इस इंटेंस बैटल को देख के हान फेंग के फेस पे एक स्माइल आ गई थी, जिसके बाद उसका ध्यान जाता है जियान के ऊपर। हान फेंग कहता है कि ये ब्लैक एम्पर सेक्ट की टेरिटरी है, तुम यहाँ पर जितना टाइम वेस्ट करोगे तुम्हारे लिए चीजें उतनी ज्यादा डिफिकल्ट होते जाएंगी। इस वजह से मैं तुम्हें एडवाइस करता हूँ कि बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा मुझे दे दो, शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। पर हान फेंग के इन शब्दों से जियान को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो कहता है तुम्हारे कैरेक्टर को देख के तुम ऐसे शब्द भी बोल सकते हो, लगता है तुम्हें अपने ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं है। तभी जियान का ध्यान भी जाता है इस बैटल के ऊपर, जहाँ पर जान अकेडमी, शाओ गेट और ब्लैक एम्बर सेक्ट और डीमन फ्लेम वैली के बीच में घमासान युद्ध शुरू हो चुका था। लेकिन जियान का फेस अभी भी काम रहता है। इसका रीजन ये था कि हान फेंग और मो शिंगटियान ने अपनी मेन स्ट्रेंथ को यहाँ पे रोक के रखा था, जिससे वो जियान के चारों के ग्रुप से फाइट कर सकें। तो इस वजह से जो लोग शाओली के ग्रुप के पास गए थे उनकी स्ट्रेंथ ऐसी नहीं थी कि वो शाओली की जान को खतरा पहुंचा पाए और करंटली उनकी सिचुएशन को ज्यादा अच्छी लग नहीं रही थी, क्योंकि वो लोग बहुत जल्दी डिसएडवांटेज में चले जाते हैं। उम्मीद तो ये है कि वो ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएंगे। खैर जियान शाओली के ग्रुप पे कोई ज्यादा होप लगाता नहीं है, क्योंकि इस लड़ाई का जो आउटकम डिसाइड करेंगे वो करेंगे चारों लोग, और अगर कहीं जियान के चारों के ग्रुप को कुछ हो जाता है तो शाओली के ग्रुप के पास भी कोई रेस्ट करने की एबिलिटी नहीं है। जब जियान बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा देने के लिए मना कर देता है तो हान फेंग की स्माइल वो और भी ज्यादा ईविल हो गई थी, क्योंकि वो पहले जानता था कि जियान बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा को नहीं देने वाला। खैर शायद यहाँ पे हान फेंग का और भी बकवास करने का मूड नहीं था। वो मो शिंगटियान की तरफ देख के एक बार हाँ बोल देता है, जिसके बाद उसका ध्यान जाता है डीमन फ्लेम वैली के फर्स्ट एल्डर पे। वो कहता है फंगयान तुम सेकंड और थर्ड एल्डर को लेकर जियान से डील करने के लिए जाओ, क्योंकि अगर तुम तीनों की एबिलिटीज को मिला दिया जाए तो तुम शायद एक दूसरों को भी थोड़ी देर के लिए संभाल सकते हो, और इस वजह से जियान को संभालना तुम्हारे लिए कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, राइट। ये सुन के फंगयान के फेस से भी स्माइल आ गई थी। वो चापलूसी करते हुए कहता है कि मिस्टर आप बिल्कुल चिंता मत करो, आज ये बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा कहीं नहीं जाने वाला। अब इसके कॉन्फिडेंस को देख के तो हान फेंग को भी चिंता होने लगी थी। वो कहता है कि तुम बिल्कुल भी केयरलेस मत होना, क्योंकि इस लड़के के पास काफी ज्यादा पावरफुल दो स्किल्स हैं, क्योंकि इसके हाथों से मैं भी काफी ज्यादा सफर कर चुका हूँ। लेकिन ये सुनने के बाद ही फंगयान की वो स्माइल नहीं गई थी। उसने भी ऑफकोर्स जियान के कुछ कारनामों के बारे में सुन रखा था, क्योंकि हान फेंग के साथ जो ब्लैक कॉर्नर रीजन में फाइट हुई थी उसके रूमर्स चारों तरफ फैल गए थे, जिन्हें ऑफकोर्स ये फंगयान भी सुन लेता है। इस वजह से वो जियान को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करने वाला था। लेकिन उसके बाद भी उसे कॉन्फिडेंस था कि वो अपने एल्डर्स की हेल्प से जियान से डील कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे इन तीनों की स्ट्रेंथ दो हुआंग के पीक पे पहुंच चुकी है। और जब ये तीनों साथ मिलकर जियान के खिलाफ फाइट करेंगे, जो कि सिर्फ दो हुआंग की 4 स्टार लेवल पे है, तो इसे लगता है कि इसके जीतने की चांसेस 60% से ऊपर हैं। तभी हमारा ध्यान जाता है मोया पे। मोया मो शिंगटियान से कहता है कि मैं और एल्डर ची उस छोटी सी लड़की से डील करने के लिए जाएंगे। इस बात पे मो शिंगटियान रैंडमली नॉड कर देता है, क्योंकि अगर मोया और चीशन मिलकर किसी के ऊपर हमला करते हैं तो दो हुआंग क्लास में शायद ही उनका कोई अपोनेंट हो। इस वजह से इस छोटी सी लड़की से डील करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भले ही वो पर्पल हेयर्ड गर्ल थोड़ी सी स्ट्रेंज हो, लेकिन स्ट्रेंज का मतलब स्ट्रेंथ से नहीं होता। तभी मो शिंगटियान के कान में हान फेंग की आवाज सुनाई देती है। हान फेंग कहता है कि हम और भी ज्यादा डिले नहीं कर सकते, चलो हम साथ में हमला करते हैं। ये कहते ही हान फेंग ने अपने पूरे ऑरे को रिलीज कर दिया था। ये ऑरा कुछ इतना डार्क और सिनिस्टर था कि हम आसमान में कुछ डार्क क्लाउड्स को इकट्ठे होते हुए देख सकते हैं, और कुछ ही समय के अंदर ये धूप से भरा हुआ ग्राउंड पूरी तरीके से क्लोज हो गया था। और अब हान फेंग की आंखें भी काफी ज्यादा लाल हो गई थी, जिसके बाद उसका सीधा ध्यान जाता है एल्डर सूचियान के ऊपर। हान फेंग कहता है कि ओल्ड फेलो हम कई पिछले सालों से मिले नहीं है, चलो अच्छी बात है, क्योंकि आज मैं जान पाऊंगा कि तुम्हारी स्ट्रेंथ पहले जैसी है या फिर डिग्रेड हो चुकी है। एल्डर सूचियान हान फेंग की जब इस ऑरे को सेंस करते हैं तो उनके एक्सप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ था, और उन्होंने अपने ऑरे को भी हान फेंग पे लॉक कर लिया था। हम देखते हैं एल्डर सूचियान को हान फेंग के आगे पॉज होते हुए। फर्स्ट एल्डर सूचियान कहते हैं काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड बात है कि तुम वही पहले एम्परर हो जिसने एक समय पे इस ब्लैक कॉर्नर रीजन को हिला दिया था, लेकिन अब तुम ना कोई इंसान से मेल खाते हो ना किसी गोस्ट से। अब
मुझे ये तो नहीं पता है कि जब तुमने दूसरे इंसान की बॉडी को ऑक्यूपाई किया है तो किस मेथड का यूज करके अपनी इस ओल्ड अपीयरेंस को पा सके हो, क्योंकि अब तुम्हारा पूरा व्यवहार ही चेंज हो गया है। एल्डर सूचियन के ये शब्द सुन के हान फेंग एकदम डार्क एक्सप्रेशन में आ गया था, क्योंकि जब भी कोई उसे ये कहता है कि तुम ना इंसान लग रहे हो ना घोस्ट, तो इस बात से हान फेंग एकदम आग बबूला हो जाता है। वो अपनी फिस्ट को क्लेंच करके एक सैवेज मैनर में रिप्लाई करता है कि बुड्ढे शायद तुझे अपनी मौत का भय नहीं है, मेरी ये हालत बस तुम लोगों की देन है, और जब तक मैं हान फेंग जिंदा हूँ तब तक मैं तुम में से किसी को भी चैन से नहीं जीने दूंगा। और इस समय तो हान फेंग एकदम पागलों की तरह चिल्ला रहा था, और अब उसके फेस की वो फेरोसिटी और भी ज्यादा खतरनाक लेवल पर जा चुकी है। हम उसकी बॉडी से एक इल्यूजनरी ऑरे को रिलीज होते हुए देख सकते हैं, जो कि अब चारों तरफ फैलने लगता है। तभी हान फेंग अपनी जगह से एकदम गायब हो जाता है और वो एल्डर सूचियन के सामने एकदम घोस्ट की तरह अपीयर हो गया था, जिसके साथ ही उसका एक वॉयलेंट पंच एल्डर सूचियन की छाती की तरफ आगे बढ़ रहा था। जहाँ से भी हान फेंग का ये अटैक पास करता है वहां से स्पेस को डिस्टॉर्ट होते हुए देख सकते हैं। वहीं पे ये अटैक हवा को भी बीच में से तोड़ दे रहा था, जिससे बीच में कई रिपल्स क्रिएट हो रही थी। हान फेंग के इस फिस्ट अटैक को सेंस करके एल्डर सूचियन का एक्सप्रेशन चेंज हो गया था, जिसके बाद वो उनके कपड़ों की स्लीव्स एकदम मेटल जैसे हार्ड हो जाती हैं, जो कि हान फेंग के उस फिस्ट से सीधा जा टकराती हैं, और हमें सुनाई देता है एक बैंग वाला साउंड। जब ये स्लीव और ये फिस्ट कोलाइड होते हैं तो हम उस जगह से एक हिसिंग साउंड को रिलीज होते हुए देखते हैं, जिसके साथ ही एक बड़ी सी वेव भी क्रिएट हो गई थी। अब इस एक्सचेंज में हान फेंग और एल्डर सूचियन दोनों ही कुछ स्टेप्स को पीछे लेते हैं, जिसके बाद से इनका दोबारा से वो मामला शुरू हो जाता है, जहाँ पर एकदम खूंखार टाइगर्स की तरह लड़े जा रहे थे। और जब भी एक दूसरे में ये कोलाइड होते थे तो वहाँ से काफी शॉकिंग एक्सप्लोजन्स और वेव्स क्रिएट होती हैं। जब हान फेंग और एल्डर सूचियन की फाइट भी शुरू हो गई थी तो फंगियन और बाकी के दो एल्डर्स भी एकदम सीरियस हो जाते हैं, और अब उनकी एकदम आइस कोल्ड नजर जाती है जियान के ऊपर, जिसके बाद ये तीनों ट्रायंगुलर फॉर्मेशन को बना के जियान की तरफ आगे बढ़ने लगे थे। अब फंगियन के इस एक्शन पे हमारी लिटिल फेई डॉक्टर की नजर चली जाती है, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाती, अचानक से उसके सामने भी एक फिगर फ्लैश होता है, और ऑफ कोर्स ये मोशिंग टियान ही था। वो कहता है कि तुम्हारा अपोनेंट तो मैं हूँ, तो तुम किसी और को लेकर यहाँ पे कैसे डिस्ट्रैक्ट हो सकती हो। हमारी लिटिल फेई डॉक्टर की इंडिफरेंट नजर भी मोशिंग टियान के ऊपर पड़ जाती है, पर बस अभी उसके फेस पे एक कोल्ड स्माइल थी, और अब एक ग्रे कलर का फॉग उसकी बॉडी से धीरे से रिलीज होने लगा था। खैर जब तक लिटिल फेई डॉक्टर को मोशिंग टियान ने ब्लॉक किया था तब तक फंगियन और वो दोनों एल्डर्स भी जियान को घेर लेते हैं, लेकिन हमारा जियान तो अभी भी एकदम स्वैग में खड़ा हुआ था, वही दोनों हाथों को फोल्ड करके। अब जियान के इस एक्शन को देख के एकदम फंगियन हंसने लगा था। वो कहता है शाओगेट के चीफ के चर्चे मैंने कई बार सुने हैं, और तुम्हारे 2 साल पुराने कारनामे भी हम सबको याद हैं, लेकिन आज मैं जब तुमसे मिल रहा हूँ तो तुम काफी यंग लग रहे हो। खैर फिर भी हम तीनों को तुम्हें अफेंड तो करना ही पड़ेगा। अब भले यहाँ पे फंगियन काफी पोलाइटली बात कर रहा हो, लेकिन उसकी आंखों में वो पोलाइटनेस बिल्कुल नहीं देखी जा सकती, क्योंकि उनमें बस एक कोल्ड किलिंग इंटेंट था। अब फंगियन के शब्द सुन के जियान बस उसकी तरफ एक बार ग्लैंस करता है, जिसके बाद हम देखते हैं जियान को एकदम स्ट्रेच करते हुए। नेक्स्ट ही मूवमेंट में जियान के हाथ में उसकी हैवी जोन रूलर अपीयर हो चुकी थी। जियान कहता है कि तुम लोगों को यहाँ पे इतनी ज्यादा बकवास करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अगर तुम इस बोधिसत्व बॉडी ट्रांसमिशन सलाइवा को मेरे से स्नैच करना चाहते हो तो बस मुंह का इस्तेमाल करने से कुछ नहीं होने वाला। तभी अचानक से जियान की आंखें एकदम शार्प हो गई थी। हम देखते हैं उसे अपनी हैवी जोन रूलर को तेजी से घुमाते हुए। अब जियान ने ये वाला अटैक बिना देखे ही पीछे की तरफ किया था, जिसके बाद हमें सुनाई देता है क्लियर मेटेलिक साउंड। हम एक ब्लैक फिगर को कई स्टेप्स को पीछे लेते हुए देख सकते हैं, जिसके हाथ में एक ब्लेड था, लेकिन जियान की हैवी जोन रूलर की वजह से वो पूरी तरीके से ट्रेम्बल हो रहा था। और अगर डिटेल की बात करिए तो ये डीमन फ्लेम वैली का सेकंड एल्डर था, जिसने जियान के इतने क्विक रिएक्शन के बारे में कभी नहीं सोचा था। उस डीमन फ्लेम वैली के एल्डर को पीछे भेजने के बाद जियान के फेस पे एक स्माइल आ गई थी, जिसे देख के उन तीनों के बैक में एक चिल फैल जाती है। जियान कहता है दूसरी बात यह है कि तुम अपनी रियल एबिलिटीज को दिखाओ, क्योंकि इस तरीके के स्नीक अटैक मेरे खिलाफ बिल्कुल काम नहीं करने वाले। कहीं ऐसी तो बात नहीं है कि तुम ब्लैक कॉर्नर रीजन में रहते रहते ऐसी टैक्टिक्स को यूज कर रहे हो। जिसके तुरंत ही बाद जियान का एक्सप्रेशन एकदम डार्क हो गया था। तभी हमारा ध्यान जाता है उस फंगियान के ऊपर। फंगियान कहता है चीफ शाओ, मैंने सुना है आप आर्ग्यूमेंट में भी नहीं हारते हो, और तुमसे मिलने के बाद ये बात बिल्कुल प्रूव भी हो गई है। तभी फंगियान कुछ याद करने के बाद कहता है कि मैंने सुना है चीफ शाओ आप एक हेवनली फ्लेम को भी पोजेस करते हो, तो आज मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी मैन मेड हेवनली फ्लेम तुम्हारी रियल हेवनली फ्लेम से कंपेरेबल है कि नहीं। और ये कहने के साथ ही वो चिल्लाता है सेकंड ब्रदर, थर्ड ब्रदर। अब खैर तुम्हें इतना तो पता ही होगा कि यहाँ पे ब्रदर ये एक्चुअली में रियल ब्रदर नहीं है, यहाँ पे बस सेम फैक्शन की बात हो रही है। फंगियान की आवाज सुन के वो सेकंड एल्डर और थर्ड एल्डर भी रिस्पॉन्ड करते हैं। हम देखते हैं उन्हें थोड़े से स्टेप बैक लेते हुए, जिसके बाद उन्होंने अपनी हैंड सील्स को बनाना शुरू कर दिया था। तभी इन तीनों की बॉडी से एक मटीले कलर की फ्लेम बाहर आने लगती है, जो कि तुरंत ही एक दूसरे की फ्लेम से रिस्पॉन्ड करने लगी थी। और 1 सेकंड के बाद ये फ्लेम इनकी बॉडी से बाहर आके इन तीनों के बीच में आ जाती है, और आधी मिनट में इसका कलर ग्रेश ब्राउन हो चुका था, जो कि अब आसमान की तरफ ऊपर जाने लगती है। अब इस ग्रेश ब्राउन फ्लेम से यहाँ का टेम्परेचर एकदम से बढ़ने लगा था, और इस फ्लेम के आसपास स्पेस की डिस्टॉर्ट होने के साइंस दिखाई दे रहे थे। यहाँ ये तो क्लियरली कहा जा सकता है कि इस फ्लेम का टेम्परेचर हेवनली फ्लेम से काफी ज्यादा क्लोज पहुंच चुका है। अभी जियान भी अपना मुंह उठा के इस फ्लेम को काफी ज्यादा ध्यान से ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा था। हम जियान के फेस पे एक सरप्राइज को फ्लैश होते हुए देखते हैं। जियान एक इंटरेस्ट के साथ कहता है क्या यही है वो फ्लेम क्रिएशन स्किल। अब ये ग्रेश ब्राउन फ्लेम जियान के सर के ऊपर फ्लोट कर रही थी, जहाँ से काफी ज्यादा फ्राइटनिंग टेम्परेचर रिलीज हो रहा था। ये टेम्परेचर
टेम्परेचर जियान की उस ग्रीन लोटस कोर फ्लेम के पास आ गया था। ऑफ कोर्स यहाँ पे बस क्लोज की बात हो रही है, क्योंकि दुई की कॉन्टिनेंट में हेवनली फ्लेम बिल्कुल यूनिक चीज है और इस पॉइंट को जियान अच्छे से समझता था। क्योंकि भले ये फ्लेम क्रिएशन स्किल थोड़ी सी मिस्टीरियस हो, पर अगर कोई हेवनली फ्लेम से बहुत ज्यादा क्लोज में जाना चाहता है तो अभी भी उसे एक बहुत लंबा डिस्टेंस क्रॉस करना बाकी है। हम ये भी कह सकते हैं कि एक हेवनली फ्लेम से बस थोड़ी क्लोज ही रहेगी, ये कभी भी एक रियल हेवनली फ्लेम को सरपास नहीं कर सकती। अब खैर जियान भले ये चीज जानता हो, पर फंगयान और डीमन फ्लेम वैली के वो दोनों एल्डर्स ये बात बिल्कुल नहीं मानते थे। उन्हें अपनी इस ग्रेश ब्राउन फ्लेम में बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस था, जो कि उन तीनों की बॉडी की दुईकी को मर्ज करके बनाई गई थी। क्योंकि पिछले कई सालों में इस फेक हेवनली फ्लेम ने कई लोगों की जान ली है, जिसमें से कुछ लोग तो इस ब्लैक कॉर्नर रीजन के टॉप के लोग थे। तभी हमारा ध्यान जाता है उस फ्लेम के ऊपर, जो कि अब 3 क्लस्टर्स में डिवाइड हो गई थी और फाइनली वो उन तीनों की बॉडीज में एंटर हो जाती है। जैसे ये ग्रेश पर्पल फ्लेम उनकी बॉडी में एंटर हुई थी, हम उन तीनों के ऑरे को काफी ज्यादा वाइल्ड और वायलेंट होते हुए देखते हैं, जिससे अब चारों तरफ और ज्यादा प्रेशर फैलने लगता है। तभी हमारा ध्यान शिफ्ट होता है जियान की तरफ, जिसकी तरफ ये प्रेशर वेव्स काफी तेजी से आ रही थी। अब भले यहाँ पे जियान के कपड़े डांस कर रहे हो, लेकिन जियान का एक्सप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, बल्कि वो इन तीनों की तरफ देख के हंसने लगता है। जियान कहता है भले तुम लोगों ने अपनी दुईकी को मर्ज करके ये फ्लेम बना ली हो, पर इससे पहले तुम किसी को इंजर्ड कर पाओ तुम्हारी बॉडी ऑलरेडी इंजर्ड हो चुकी है। ये सुन के तो फंगयान और भी तेजी से हंसने लगता है। वो कहता है शिवशाओ आपकी आंखें काफी ज्यादा शार्प हैं, क्योंकि जब हम अपनी बॉडी की दुईकी का यूज करके इसे मर्ज करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर कई इंटरनल बर्न्स होते हैं, लेकिन ये तो बहुत छोटी प्राइस कंसिडर करी जाएगी, क्योंकि हम अपनी इस लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्लेम का यूज करके इस बोधिसत्व वॉइड ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा को स्नैच करने वाले हैं। जियान कहता है अच्छा इसका नाम तुमने लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्लेम रखा है। सच में डीमन फ्लेम वैली की फ्लेम क्रिएशन स्किल काफी ज्यादा यूनिक है, लेकिन जब भी इसका कंपैरिजन एक रियल हेवनली फ्लेम से होगा तो ये हमेशा इंफीरियर ही रहेगी। और ये करने के बाद जियान ने अपनी हैंड सील्स को बनाना शुरू कर दिया था। जियान कहता है स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज। ये कहते हैं जियान की बॉडी से एक एमरल्ड कलर की फ्लेम बहुत ही तेजी से बाहर आने लगती है, जो कि एकदम वोल्केनो की तरफ बाहर आई थी, और अगले मोमेंट में जियान की बॉडी में वो वापस से विड्रॉ हो जाती है। पर इस विड्रॉल के साथ ही जियान का ऑरा बहुत ही तेजी से राइज करने लगा था। अब यहाँ पे जियान की एक्चुअल स्ट्रेंथ तो 4 स्टार दो हुआंग है, जिसमें अगर उसकी खतरनाक फिजिकल स्ट्रेंथ को ऐड कर दिया जाए, जो कि उसके कई लेवल्स को क्रॉस कर देती है, साथ ही में उसका ची मेथड और ये स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज। तो अब जियान की स्ट्रेंथ वहां पे पहुंच जाती है जहाँ पे वो पीक ऑफ दो हुआंग क्लास के बंदों से बिना कोई स्किल का यूज करे फाइट कर सकता है। ऑफ कोर्स फंगयान से वो थोड़ा सा कमजोर था, जो कि ऑलरेडी एक हाफ दोजंग बन चुका है। जियान के ऑरे में इतनी खतरनाक राइज को देख फंगयान बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ था, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी ये इन्फॉर्मेशन थी कि जियान के पास एक ऐसी टेक्निक है। फंगयान कहता है कि मैंने आपकी हेवनली फ्लेम के बारे में कई बार सुना है और आज हम इसकी रियल पावर को देखने वाले हैं, जिससे हमें भी एक नया नजरिया मिलेगा। और हमारी इस लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्लेम ने एक रियल हेवनली फ्लेम का सामना कभी नहीं किया है। अब यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है जैसे फंगयान ने जियान को अपना गुरु मान लिया हो। तभी हमारा ध्यान जाता है जियान पे, जिसके फेस पे एक स्माइल आ गई थी, क्योंकि उन बुड्ढों का सीधा मतलब था कि ये 3 अगेंस्ट 1 फाइट करना चाहते हैं। अब ऑफ कोर्स यहाँ पे जियान को भी काफी ज्यादा एफर्ट लगने वाला है, पर जियान के लिए यहाँ पे अच्छी बात ये है कि ये लोग अपनी दुईकी का नहीं बल्कि एक फ्लेम का यूज कर रहे थे। मतलब तुम लोग भी समझ रहे हो ना ये लोग दिमाग से कितने पैदल हैं, क्योंकि जियान ऑलरेडी एक हेवनली फ्लेम को पोजेस करता है, जो कि जियान का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है। वहीं पे वो अपनी फेक हेवनली फ्लेम से जियान से कम्पीट करना चाहते हैं। लगता है इन्हें उड़ते हुए तीर को लेने में ज्यादा मजा आता है। हम देखते हैं जियान को अपनी फिंगर को फ्लिक करते हुए, जिससे एक हेवनली फ्लेम का क्लस्टर उसके हाथ के ऊपर अपीयर हो गया था। ये फ्लेम एमरल्ड जेड कलर की नहीं थी, क्योंकि इसका कलर था पेल ग्रीन। ये जियान की ग्लेज्ड लोटस हार्ट फ्लेम भी नहीं थी, ये थी जियान की पहली फ्लेम, जो की थी ग्रीन लोटस कोर फ्लेम। अब क्योंकि जियान ने इसे सबसे पहले पोजेस किया था, तो जियान इसे सबसे अच्छे से कंट्रोल भी कर सकता था। जियान चाहे तो इसे क्लाउड की तरह यूज कर सकता है और जियान चाहे तो इसे पानी की तरह यूज कर सकता है, क्योंकि ये फ्लेम जियान से बिल्कुल भी रेजिस्टेंस शो नहीं करती थी। खैर अपनी इस हेवनली फ्लेम को बाहर निकाल के जियान का ध्यान जाता है दूसरी बैटल पे, जहाँ पे फर्स्ट एडलर सूचियन और लिटिल फेई डॉक्टर को मोशिंगटियन और हानफेंग ने डिले कर लिया था, और अब उन दोनों की बैटल भी काफी ज्यादा इंटेंस हो गई थी। तभी हमारा ध्यान जाता है मोया और चीशेन पे, जो कि ऊपर से जिया को काफी ज्यादा इल इंटेंट से देख रहे थे। वो दोनों क्लियरली जिया के ऊपर एक साथ मिलकर हमला करने वाले थे, और जब जियान मोया और चीशेन को देखता है तो उसकी आंखें एकदम नैरो हो गई थी, क्योंकि जियान ये बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि इतनी छोटी सी लड़की को ये दोनों एक साथ मिलकर बुली करें। अब शायद जियान ने भी जियान की नजर को सेंस कर लिया था। हम देखते हैं उसे जियान की तरफ देखते हुए, बस फर्क ये था कि हमारी जिया एकदम स्माइल कर रही थी। तभी जियान के कानों में जिया का वॉइस ट्रांसमिशन आता है। वो कहती है तुम थोड़ा सा चिल मारो, मैं इन दोनों को संभाल सकती हूँ, क्योंकि तुम्हें अपना पूरा ध्यान उन 3 बुड्ढों के ऊपर लगाने की जरूरत है। जिया की आवाज सुन के जियान थोड़ा सा स्टार्टल्ड हो गया था। अब खैर क्योंकि जिया यहाँ पे कोई खराब सिचुएशन में नहीं है, तो इस बात से जियान भी थोड़ा सा रिलैक्स हो गया था। जिया की रियल फॉर्म बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस थी। जियान को जिया का बैकग्राउंड भी बिल्कुल सिंपल नहीं लगता। अब भले जिया बस अभी 2 हुआंग में एंटर करी हो, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ इससे काफी ज्यादा आगे जा चुकी है, और अगर मोया और चीशेन साथ में मिलकर उसके ऊपर हमला करते हैं तो उसे शॉर्ट टाइम में हराना तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। खैर जब तक जियान चारों तरफ देख रहा था, फंगयान और वो दोनों एल्डर्स भी अपनी हैंड सील्स को चेंज करना शुरू कर देते हैं, जिससे उनकी वो फेक हेवनली फ्लेम एक बर्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिसका साइज करीब आधा फुट का होगा। हम देखते हैं उस बर्ड को जियान की तरफ शूट होते हुए। तभी पीछे से फंगयान
फंगयान की भी आवाज आती है। वो कहता है चीफ शाह अब यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट होने का टाइम नहीं है। जियान के पास ये आवाज पहुंची थी तभी वो फायर बर्ड भी उसके 10 फीट के दायरे में एंटर हो जाती है, लेकिन इससे पहले वो अपने पंखों को एक बार और फ्लैप कर पाए हम देखते हैं जियान के हाथों से ग्रीन कलर के नेट को आते हुए, जो कि उस फायर बर्ड के चारों तरफ लिपट जाता है। इस सीन को देख के फंगयान का एक्सप्रेशन एकदम कोल्ड हो गया था, जिसके बाद वो एकदम से हैंड सील्स को चेंज करने लगता है और हम देखते हैं उस बर्ड को एकदम बलून की तरह फूलते हुए। अब ये फेक हेवनली फ्लेम और जियान के रियल हेवनली फ्लेम एक दूसरे को ग्रिल करना शुरू कर देते हैं। वहीं पे हमें जियान का वो फायर नेट थोड़ा सा इल्यूजनरी होता हुआ दिखाई दे रहा था। इस सीन को विटनेस करके जियान थोड़ा सा शॉक्ड रह गया था, क्योंकि ये फायर नेट जियान ने अपनी ग्रीन लोटस कोर फ्लेम से बनाया है। और अब तो जियान इस फ्लेम क्रिएशन स्किल में और भी ज्यादा इंटरेस्टेड हो गया था, क्योंकि जो फंगयान और इन तीनों एल्डर्स ने मिलकर इस फ्लेम को बनाया था वो सच में काफी ज्यादा यूनिक एबिलिटीज को रखती है, और ये कम से कम उन बीस्ट फ्लेम से तो स्ट्रॉन्ग ही थी। पर एक फेक हेवनली फ्लेम एक फेक ही रहेगी, और एक जेन्युइन हेवनली फ्लेम के सामने वो कैसे टिक सकती है। हम देखते हैं जियान को जो कोल्ड स्माइल के साथ अपने हैंड को क्लेंच कर देता है। तभी वो फायरवर्ड जो एकदम बलून की तरह फूलती आ रही थी और वो ग्रीन फायर नेट जो कि बस टूटने ही वाला था अचानक से ग्लो करना शुरू कर देता है, जिससे हम देखते हैं उस बर्ड को धीरे धीरे करके श्रिंक होते हुए। तभी हमें सुनाई देता है एक पीछे से पुच्छी वाला साउंड, और जो फायर बर्ड इस नेट में फंसी हुई थी वो भी कई फायर पार्टिकल्स में चेंज हो जाती है, जो फाइनली जाके फंगयान की बॉडी में एंटर कर गए थे। हम उसके थ्रोट से एक मफल्ड साउंड को बाहर आते हुए देखते हैं। क्लियरली जियान के इस एक्शन ने उसे इंजर्ड कर दिया था, पर इस फेक हेवनली फ्लेम ने जियान को एक बार फिर से सरप्राइज कर दिया था, बिकॉज ये अपने आप को पार्टिकल्स में चेंज करके नेट से बाहर निकल गई थी। हम देखते हैं जियान की फेस को थोड़ा सा एक्साइटेड होते हुए। अब इसका मतलब बस एक ही था कि जियान के दिमाग में एक शैतानी आइडिया आ चुका है। जियान कहता है अगर मैं इस फ्लेम को कैप्चर करके अपने फ्लेम मंत्र का यूज करता हूँ तो शायद इसे सॉलो करने से मेरा फ्लेम मंत्र थोड़ा सा इवॉल्व हो सकता है, क्योंकि जियान ने हेवनली फ्लेम के अलावा जितनी भी सारी फ्लेम्स देखी थी उनमें से ये लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्लेम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट थी, और जब तक की कोई फ्लेम है जियान उसे अपने फ्लेम मंत्र का यूज करके रिफाइन कर सकता है, जैसे जियान ने शुरुआत में उस पर्पल फायर को रिफाइन किया था। ऑफ कोर्स करंट फ्लेम मंत्र को कोई नॉर्मल फ्लेम से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम थोड़ी सी अलग थी, क्योंकि ये बनी थी फंगयान और उन दोनों एल्डर्स की बॉडी की द्विकी से। अगर जियान इसे कैप्चर कर लेता है तो फंगयान और उन दोनों की स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी, जिसके बाद वापस से उन्हें इस लेवल पर पहुंचने में जाने कितना टाइम लगने वाला है। हम अभी जियान के फेस पे एक इविल स्माइल को देख सकते हैं, जो कि धीरे धीरे करके और भी ज्यादा डेंस होती जा रही थी। जियान कहता है अगर तुम लोगों को आग से इतना खेलने का शौक है तो चलो मैं आज तुम्हें बताता हूँ कि उस आग से तुम जल भी सकते हो। अब इस फ्लेम को कैप्चर करना किसी नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं है, क्योंकि एक फ्लेम पूरी तरीके से शेपलेस होती है और ना ही वो कोई सब्सटेंस होता जिससे कैप्चर किया जा सके। लेकिन ये जियान के लिए डिफिकल्ट नहीं था, क्योंकि वो पोजेस करता था 2 हेवनली फ्लेम्स। तभी हमारा ध्यान जाता है फंगयान पे, जिसके फेस पे इस इंजरी की वजह से काफी ज्यादा सीरियस एक्सप्रेशन आ गया था। वो चिल्लाते हुए कहता है सेकंड ब्रदर, थर्ड ब्रदर, और ये कहने के बाद वो दोबारा से चिल्लाता है स्टार फायर फीनिक्स। फंगयान की ये आवाज सुन के वो दोनों एल्डर्स थोड़े से स्टार्टल्ड हो गए थे, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से आंखों ही आंखों में बातें करने लगते हैं। अब देखने से ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं, और होता भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि इसके तुरंत ही बाद वो अपनी हैंड सील्स को बनाना शुरू कर चुके थे, जिससे और भी ज्यादा अमाउंट में उनकी बॉडी से वो फ्लेम बाहर आने लगती है, जो कि आसमान में जाके एक दूसरे में मिल जाती है। और जब फंगयान इस लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम को अपनी बॉडी से मर्ज करता है तो अब इसकी एनर्जी वेव्स काफी ज्यादा डेंस हो गई थी। हमें आसमान में बादलों में कुछ ऐसा लगता है जो बाहर आने की कोशिश कर रहा है। अगले मूवमेंट में हमें एक चिड़िया की आवाज सुनाई देती है। हमारा ध्यान जाता है उस बादल पे, जिसे चीर के एक बहुत ज्यादा भयानक सी चिड़िया बाहर आ गई थी, और अगर इसके साइज की बात करें तो ये करीब 100 फीट की होगी। जियान भी इस बड़ी सी चिड़िया को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था। वो कहता है सच में इतने बड़े ऑब्जेक्ट को शेप देना कोई आसान बात नहीं है, पर उसके चेहरे की वो स्माइल तो कुछ और ही कह रही थी। जियान कहता है ये स्टार फायर फिनिक्स इन तीनों की बॉडी की द्विकी से बनी होगी। अब ये लोग इतना बड़ा गिफ्ट मुझे देना ही चाहते हैं तो मैं आखिर इससे कैसे इनकार कर सकता हूँ। तभी हमारा ध्यान जाता है उस बड़ी सी फायर बर्ड पे, जो कि इस समय अपने विंग्स को फ्लैप कर रही थी, और उससे जो हीट वेव रेडिएट होती थी उससे स्पेस भी डिस्टॉर्ट हो रहा था। अब कई लोगों को तो इतनी गर्मी सही नहीं जा रही थी। वहीं पे इतनी बड़ी फायर बर्ड को बना के फंगयान और बाकी के लोगों के चेहरे भी एकदम पेल पड़ चुके थे, और तो और उनके ऑरे भी काफी ज्यादा वीक हो चुके थे। इससे हमें ये बात तो क्लियर हो जाती है कि स्टार फिनिक्स बर्ड बनाने के लिए उन्हें काफी ज्यादा द्विकी का यूज करना पड़ा। अब भले फंगयान का फेस पेल पड़ गया हो, लेकिन उसकी आंखों की वो विशियसनेस बिल्कुल भी नहीं गई थी। वो हंसते हुए जियान से कहता है कि हमारी ये स्टार फायर फिनिक्स कैसी है, क्या अब ये तुम्हारी हेवनली फ्लेम से कंपेरेबल है। तभी जियान का ध्यान भी इस ओल्ड मैन की तरफ चला जाता है। जियान एक कोल्ड स्माइल के साथ कहता है क्या तुम्हारी यही अल्टीमेट मूव है। अब जियान की ये बात सुन के फंगयान की फेस मसल्स ट्विच होने लगी थी। वो अपनी बत्ती सी दिखाते हुए कहता है कि एक बार आप इसकी पावर को चख लोगे तो शायद आपका स्टेटमेंट भी चेंज हो जाएगा। और ये कहने के बाद उसका एक्सप्रेशन एकदम डार्क हो गया था। जैसे ही वो अपनी हैंड सील्स को चेंज करता है हम उस बर्ड का क्राई भी सुन सकते हैं। जब हमारा ध्यान जाता है उस बड़ी सी फायर बर्ड पे, तो जो उसकी बॉडी से वेव्स क्रिएट हो रही थी अब वो एक सब्सटेंस के जैसी लगने लगी थी। ये वेव्स इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि फॉरेस्ट के वो ट्रीज भी एकदम लहरा रहे थे, जिसके बाद वो अपने विंग्स को फ्लैप करके जियान की तरफ आगे बढ़ने लगती है। हम उसके पंखों से हवा में काफी ज्यादा विस्लिंग साउंड भी सुन सकते हैं, जो कि चारों तरफ वोल्केनो की तरह हीट को इमिट करते हुए आगे चली आ रही थी। लेकिन इस समय जियान ने अपना ध्यान उससे बिल्कुल भी नहीं हटाया था। जब वो फायरबर्ड जियान के 20 मीटर के दायरे में एंटर करती है तो हम देखते हैं जियान की आंखों में एक डीप ग्रीन कलर की फ्लेम को अपेयर होते हुए। इस ग्रीन कलर की फ्लेम
फ्लेम ने जियान के सामने एक कवर बना लिया था जो कि सर्कुलर शेप में था। तभी वो फायरवर्ड्स भी अपने पंखों को एरोज की तरह शूट करने लगती है, लेकिन जब वो जियान के पास आके उस फायर शील्ड में टकराते हैं तो लगता है जैसे वो बहुत ज्यादा किसी कोल्ड चीज में टकरा गए हैं, क्योंकि वो तुरंत ही वहां से डिसअपियर होने लगे थे। और ऑफ कोर्स जैसे ये फ्लेम से बने हुए विंग्स डिसअपियर होते जा रहे थे वैसे ही उनकी दुकी भी खत्म होती जा रही थी। लेकिन वो फायरवर्ड अभी भी अपने विंग्स को शूट करना बिल्कुल बंद नहीं करती है, जो कि सीधे जाके जियान के फ्लेम बैरियर में टकरा रहे थे। वहीं पे जब हमारा ध्यान जाता है जियान के ऊपर तो वो तो इस बैरियर के पीछे आराम से सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहा था, क्योंकि जो ये फायर फिनिक्स इन तीनों एल्डर्स की पूरी दुकी से बनी थी इसका टेम्परेचर सच में काफी हाई पहुंच चुका है। इसे हम जियान की ग्रीन लोटस कोर फ्लेम के पास भी कह सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली वो एक हेवली फ्लेम के बैरियर को बिल्कुल नहीं तोड़ पा रही थी, क्योंकि ज्यादातर हेवली फ्लेम्स हजारों सालों के एक्यूमुलेशन से बनती है और इनकी फॉर्मेशन एकदम नेचुरल तरीके से होती है। फिर एंड में जाके वो एवोल्यूशन करती है जिससे वो और ज्यादा डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ को पोजेस कर सके। अब क्योंकि इनका ये डिस्ट्रक्टिव और वाइल्ड नेचर कई सालों से इकट्ठा किया गया है तो भले एक हेवली फ्लेम लेवल की फ्लेम को बनाना बिल्कुल इम्पॉसिबल तो ना हो, पर फंगियान के ग्रुप में ये ताकत नहीं थी कि वो हेवली फ्लेम से कंपेरेबल एक फ्लेम बना सके। और जब भी कोई फ्लेम अपनी डिस्ट्रक्टिवनेस, वाइल्ड और वायलेंट नेचर खो देती है तो वो चाहे कितनी भी स्ट्रॉन्ग फ्लेम हो लेकिन वो हेवली फ्लेम कभी नहीं बन सकती। यहाँ पे फंगियान और बाकी के दो एल्डर्स का ये गोल था कि वो अपने इस लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्लेम को हेवली फ्लेम के लेवल पर रेज कर सके, लेकिन ये एक हेवली फ्लेम के ट्रूली फ्राइटनिंग नेचर को नहीं जानते थे, क्योंकि वो इसका टेरिफाइंग टेम्परेचर नहीं था, बल्कि जो सबसे खतरनाक प्रॉपर्टी थी वो थी इसकी डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ, जो कि सच में काफी ज्यादा हॉरिफाइंग थी। और ये सब न जानते हुए भी जियान की जेन्युइन हेवली फ्लेम से कम्पीट करने लगते हैं। जब फंगियान और बाकी के दो एल्डर्स जियान को फ्लेम बैरियर से कवर होता हुआ देखते हैं जिसमें जियान एकदम सेफ था तो उनके चेहरे एकदम ग्रीन पड़ चुके थे। जियान जले पे नमक छिड़कते हुए कहता है कि तुम्हारी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम तो बस इतनी है, सच में तुम लोगों ने मुझे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। ये सुन के तो फंगियान को एकदम खून फेंकने का मन कर रहा था। हम उसके फेस पे एक फेरोसिटी को आते हुए देखते हैं। वो डीमन फ्लेम वैली के बाकी के दोनों एल्डर्स को देख के चिल्लाते हुए कहता है कि सैक्रिफिशियल फ्लेम की तैयारी शुरू करो। फंगियान की ये बात सुन के उन दोनों एल्डर्स के एक्सप्रेशन एकदम चेंज हो गए थे, लेकिन थोड़ी देर बाद वो दोनों अपनी टंग को बाइट करके खून को बाहर फेंकते हैं, लेकिन जो बाहर ब्लड आया था वो बिल्कुल भी स्कैटर नहीं होता, क्योंकि ये ड्रॉपलेट्स में चेंज करके उनके सामने फ्लोट करने लगता है। अब ये था उनका एसेंस ब्लड, जिसकी वजह से वो दोनों एल्डर्स काफी ज्यादा वीक हो गए थे, लेकिन शायद यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स मैट नहीं हुई होंगी, इस वजह से हम देखते हैं इस प्रोसेस को दोबारा रिपीट करते हुए। ये ब्लड इनका एसेंस ब्लड था जिसमें इनकी प्योरेस्ट दुकी रहती है, इस वजह से इन दोनों एल्डर्स के चेहरे एकदम व्हाइट पड़ गए थे। तभी हमें सुनाई देती है ग्रग वाली आवाज, क्योंकि फंगियान ने भी अपनी टंग को बाइट कर लिया था। हम उसके मुंह से काफी ज्यादा अमाउंट में ब्लड को बाहर आते हुए देखते हैं। फंगियान ने इस ब्लड को अपनी फिंगर से कंट्रोल करते हुए उन दोनों एल्डर्स के ब्लड की तरफ शूट कर देता है, और जब इन तीनों के ब्लड एक दूसरे में कंबाइन होते हैं तो इनका साइज एक फिस्ट के बराबर हो चुका था, जिसका कलर था डीप ब्राउन। ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद फंगियान कहता है कि गो, और ये खून का क्लस्टर भी उस फायरवर्ड की तरफ शूट हो जाता है। जब ये लिक्विड ब्लड उस स्टार फायर फिनिक्स की बॉडी में एंटर करता है तो हम उसके विंग्स को थोड़ी देर के लिए स्टिफ होते हुए देखते हैं, जिसके तुरंत ही बाद एक अनयूजुअल ब्लड रेड कलर उसकी बॉडी में फैलने लगा था, और अब उसका वो ग्रेश ब्राउन कलर एकदम रेड में चेंज हो गया था। अब जिस तरीके का रंग उस फायर फिनिक्स का था वैसा ही लाल कलर फंगियान की आंखों का भी हो चुका है। हम उसके फेस पे एक सैविज स्माइल को आते हुए देखते हैं। वो जियान की तरफ पॉइंट करके कहता है किल हिम। ये कहने के साथ ही हम उस रेड कलर की स्टार फायर फिनिक्स की आंखों में एकदम रेड कलर भी चमकने लगता है, और हमें सुनाई देता है उसका ईगल जैसा क्राई, जो कि इस फॉरेस्ट में काफी देर तक गूंजता रहा था। और इसके तुरंत ही बाद एक शूट साउंड के साथ जियान की तरफ एक जेवलिन की तरह शूट हो जाती है। अब स्काई फायर फिनिक्स की स्पीड भी काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुकी थी। वो तुरंत ही जियान के 20 फीट के दायरे में ऐसे अपीयर होती है जैसे किसी ने स्पेस को चीर दिया हो। वहीं पे हम उस फायर वर्ड के मुंह के पास एक रेड कलर के ग्लो को देख सकते हैं, जिससे ये काफी ज्यादा स्ट्रेंज दिखाई दे रही थी। इस फायर फिनिक्स की स्पीड को देख के जियान भी थोड़ा सा सीरियस हो गया था, क्योंकि डीमन फ्लेम वाले की टैक्टिक्स इस लेवल पे पहुंच जाएंगी उसे ये पता नहीं था। खैर यहाँ पे जियान का रिएक्शन भी काफी ज्यादा स्पीड में रहता है। हम देखते हैं उसे तुरंत ही हैंड सील्स को क्रिएट करते हुए, जिससे उसके बॉडी के पास का वो बैरियर एकदम ग्लो करने लगता है। और हम देखते हैं ग्रीन कलर के फायर नेट को, जो कि अब 100 मीटर से भी ज्यादा बड़ा हो चुका था, जिसके बाद वो अपने आप को खींच के उस फायर फिनिक्स के चारों तरफ रैप कर लेता है। जैसे ये स्काई फायर फिनिक्स इस नेट के अंदर आई थी इसने स्ट्रगल करना शुरू कर दिया था। अब हम इस फायर वर्ड की बॉडी से काफी ज्यादा रेड कलर की एनर्जी को बाहर आते हुए देखते हैं, जो कि उस ग्रीन कलर के फायर नेट को इरोड करने की कोशिश कर रही थी। अब क्योंकि स्काई फायर फिनिक्स इतनी ज्यादा फोर्स के साथ जियान की तरफ आगे बढ़ी थी तो इस फायर नेट में कैप्चर होने के बाद भी वो जियान की तरफ अपना मुंह आगे बढ़ाने लगती है। ये देख के जियान तेजी से चिल्लाता है स्टॉप, और इसी के साथ वो ग्रीन कलर का फायर नेट का ग्लो और भी ज्यादा तेज हो गया था, जिसके बाद वो क्रैकिंग साउंड के साथ उस फायर वर्ड को और भी तेज से ट्रैप करना शुरू कर देता है। तभी हमारा ध्यान जाता है जियान के ऊपर, जो कि अपने सामने उस फायर वर्ड के बड़े से माउथ को देख रहा था, जिसकी दूरी जियान से बस आधे फीट की होगी। अब इतने क्लोज इनकाउंटर की वजह से जियान के फेस पे पसीना आ गया था। जियान का ध्यान जाता है सीधा हानफेंग के ऊपर। वहाँ की सिचुएशन का पता लगा के जियान कहता है कोएगुलेट। जियान ने ये शब्द बोला ही था तभी उसकी वो ग्रीन कलर की फायर एकदम फ्लेम थ्रोर में चेंज हो जाती है, जिससे काफी ज्यादा अमाउंट में ग्रीन फ्लेम शूट हो रही थी। और तो जब ये ग्रीन फ्लेम उस फायर फिनिक्स से टकराती है तो हम देखते हैं उसे ग्राउंड पे रोल करते हुए। सीन तो कुछ ऐसा लग रहा था जैसे वो काफी ज्यादा पेन में हो। वहीं पे उस रेड कलर की एनर्जी को ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपना नेमेसिस मिल गया हो, क्योंकि वो भी डिसअपियर होने के साइंस को शो कर रही थी। और अब उस स्काई फायर फिनिक्स
फिनिक्स की बॉडी भी वीक होने लगी थी। ये देख के जियान अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए अपनी उस ग्रीन फ्लेम की इंटेंसिटी बढ़ाने लगता है, जो कि उस फायर फिनिक्स की बॉडी को और भी अच्छे से कवर करना शुरू कर देती है। अब ग्रीन लोटस कोर फ्लेम की हाई टेम्परेचर की वजह से ये घायल बीस्ट की तरह लग रही थी, क्योंकि हम इसके आसपास में रिपीटेड बर्ड क्राइज को सुन सकते हैं। उन दोनों एल्डर्स में से एक एल्डर चिल्लाते हुए कहता है कि अपनी स्टार फायर फिनिक्स बर्ड को जल्दी से विड्रॉ करवाओ, क्योंकि इस लड़की की फ्लेम बहुत ज्यादा फ्राइटनिंग है और हमारी ये फायर फिनिक्स बिल्कुल भी और इंड्योर नहीं कर सकती। अब क्योंकि इन तीनों ने अपनी बॉडी की दुखी का यूज करके इसे क्रिएट किया था, तो डेफिनेटली इस फायर बर्ड से इनका एक कनेक्शन भी था। उन्हें ये भी समझ में आ गया था कि इसकी कंडीशन कुछ खास अच्छी नहीं है। अभी फंगयान का फेस भी एकदम सफेद पड़ चुका था, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने के बाद थोड़ा सा सोचने लगता है और उसे फाइनली समझ में आ गया था कि जियान के खिलाफ एक फेक हेवनली फ्लेम का यूज करना सबसे गलत डिसीजन था, क्योंकि रियल हेवनली फ्लेम की पावर उसकी एक्सपेक्टेशन से आगे जा चुकी थी। और अब फंगयान भी बिल्कुल हेजिटेट नहीं करता, वो चिल्लाती हुई कहता है कि विड्रॉ। फंगयान के ये कहने के बाद वो ब्लड कलर की फायर फिनिक्स भी स्ट्रगल करना बंद कर देती है। अब वो पहले की तरह फायर पार्टिकल्स में दोबारा ट्रांसफॉर्म होने वाली थी, जिससे वो इस फायर नेट से बाहर जा सके। पर आखिर जियान ये सेम लॉस 2 बार कैसे सफर कर सकता था। वो एक स्माइल के साथ कहता है कि तुम दोबारा वही टेक्निक को यूज करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारी इस लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्लेम को आज कैप्चर करने जा रहा हूँ। और ये कहने के बाद अपनी फिंगर को फ्लिक कर देता है, जिससे फायर नेट के बीच के गैप्स एकदम ट्विस्ट होने लगे थे, क्योंकि उनके बीच में अब आ गई थी एक इनविजिबल फ्लेम, जो कि उन तीनों की फ्लेम को बाहर जाने से रोकने लगती है। और साथ ही में एक ग्रीन कलर का फायर नेट बहुत ही तेजी से श्रिंक होने लगा था, और देखते ही देखते कुछ सेकंड्स के अंदर ही ये फायर नेट एक फिस्ट के साइज में आ जाता है, जिसके अंदर एक लाल कलर का फ्लेम क्लस्टर था, जो कि इस समय काफी ज्यादा डिप्रेस सा लग रहा था, क्योंकि अब जियान के इस बैरियर से बाहर जाने की कोई जगह नहीं बची हुई थी। अब ये ग्रीन कलर का फायर बैरियर जियान के सामने सस्पेंडेड होता है, जहाँ पे जियान का ध्यान था उस ब्लड कलर की एनर्जी पे। अब क्योंकि इस फायर फिनिक्स की सिचुएशन उसके हाथ में आ चुकी थी, तो जियान की सीधी नजर जाती है फंगयान के ऊपर। वो एक स्माइल के साथ कहता है कि तुम्हारा इस गिफ्ट के लिए धन्यवाद, क्योंकि तुम्हारी दुखी से बनी ये फ्लेम मेरे लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। अब मैटर चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम उन तीनों एल्डर्स की पूरी दुखी को कंटेन करती थी, तो तुम तो समझ ही गए हो कि उनकी क्या हालत होने वाली है। सो जियान इन तीनों एल्डर्स के साथ क्या करने वाला है हम जानेंगे ये नेक्स्ट एपिसोड में। साथ ही में हमें जिया का भयानक गुस्सा भी देखने को मिलेगा, जिससे लोगों की फटके तुम समझ रहे हो ना। खैर इस एपिसोड को करते हैं यहीं पे खत्म, और तुम्हें एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। अभी घर में थोड़ी सिचुएशन है, इस वजह से आवाजें भी थोड़ी सी आपको अलग अलग सी लग सकती है। खैर जो भी, आई होप आपको ये वाला एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। खैर अगर इससे पिछले वाला एपिसोड नहीं देखा तो तुम लेफ्ट साइड में क्लिक करके देख सकते हो, और जैसे नेक्स्ट एपिसोड रिलीज होता है वो आपको राइट साइड में अवेलेबल करवा दिया जाएगा। सो डू चेक दैट आउट। हम मिलते हैं वीडियो को इस पार्ट तक लिए। टाटा बाय बाय।